हेलो दोस्तों, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज के भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति खंड में आपका स्वागत है। अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की तरफ बढ़ाते हैं कदम आज के इस एपिसोड के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। पहला प्रश्न आपके सामने पटल पर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंगूरी बाग, मीना मस्जिद, शीश महल और मुसम्मन बुर्ज जैसी खूबसूरत इमारतों का अनुभव किया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है लाल किला, गोलकुंडा किला, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। आपको बताना है कि इसमें सही जवाब क्या है। तो दरअसल इसका सही जवाब है आगरा का किला, अर्थात विकल्प सी आपका सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आगरा का किला 16वीं सदी का एक विशाल किला है जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और यह ऐतिहासिक शहर आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था और कुछ ऐसी इमारतें हैं जो इसके भीतर स्थित हैं। उनमें उल्लेखनीय रूप से अगर बात करें तो शीश महल है। यह दर्पणों से सुसज्जित एक महल है जहां दर्पण वाली दीवारों से बना एक ड्रेसिंग रूम भी है। अंगूरी बाग है, इसे अंगूर उद्यान भी कहा जाता है, जिसमें 85 ज्यामितीय सममित उद्यान शामिल हैं। इसी तरह से मीना मस्जिद है। यह सफेद संगमरमर से बनी एक छोटी मस्जिद है और इसका उपयोग सम्राटों द्वारा किया जाता था। तो ये नगीना मस्जिद भी इस प्रकार इसी के अंदर है, जो कि एक सफेद संगमरमर से बनी मस्जिद है और इसका उपयोग दरबार की महिलाओं के द्वारा किया जाता था। मुसम्मन बुर्ज आप जानते हैं, काफी प्रसिद्ध है। ये एक अष्टकोणीय मीनार है जिसकी बालकनी ताजमहल की ओर खुलती है। इसलिए आपका विकल्प देखें तो विकल्प सी है। ये सारी की सारी जो विशेषताएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी इमारतें जो दिखाई दे रही हैं, वो आगरा के किले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ऑटोमन वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, तुर्कों ने इमारतों की सजावट में मानव और पशु आकृतियों के साथ साथ ज्यामितीय और वनस्पति आकृतियों का भी उपयोग किया। दूसरा कथन है, वे सजावट के लिए कुरान की आयतों वाले फ्रेम का इस्तेमाल करते थे। तीसरा कथन है, उन्होंने अपनी वास्तुकला में कई हिंदू रूपांकनों जैसे स्वास्तिक, कमल, घंटी आदि को भी शामिल किया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दरअसल यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। दूसरे और तीसरे कथन आपके सही हैं, पहला कथन सही नहीं है। देखिए, तुर्कों ने इमारतों की सजावट के लिए मानव या पशु आकृतियों का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ज्यामिति और वनस्पति आकृतियों के साथ साथ कुरान की आयतों वाले शिलालेखों वाले फ्रेमों का उपयोग किया। इस प्रकार अरबी लिपि ही कला का माध्यम बन गई। इसलिए कथन एक सही नहीं है, जबकि कथन दो सही है। इसमें कमल, स्वास्तिक, कलश, कुरान की आयतें और घंटियों का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार इसमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों समूह शामिल हैं। अतः कथन तीन भी आपका सही है। इसलिए विकल्प आपका बी होगा। दूसरे और तीसरे कथन आपके बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला कथन, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबू जैद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है, सही विकल्प क्या है। क्या दोनों कथन सही हैं या केवल एक सही है? तो दरअसल इसका सही उत्तर सी होगा। एक और दो दोनों सत्य हैं। मुल्तान सूर्य मंदिर, जिसे आदित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं, एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और इसका निर्माण कृष्ण के पुत्र सांबा ने करवाया था, जिनको कृष्ण के पुत्र के रूप में जाना जाता है। और सूर्य पूजा के अवसर पर सांबापुर यात्रोत्सव मनाया जाता है। वेनसांग, अल बरूनी, अबू जैद, अल मसूदी ने अपने अपने विवरणों में मुल्तान सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है। इसलिए विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से एक को अभिकल्प ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। ए और आर के हिसाब से आपको सही विकल्प का चयन करना है। अभिकल्प की अगर बात करें तो हम चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की तुलना में अधिक जानते हैं। आर कहता है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर शिलालेख खुदवाने की प्रथा शुरू की, जो उनकी विजय का ऐतिहासिक विवरण देते हैं। अब इसमें से सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प आपका ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं, अर्थात सही स्पष्टीकरण भी करता है ए आर ए का। देखिए, द्रविड़ वास्तुकला या स्थापत्य शैली की शुरुआत पल्लव काल में हुई थी, लेकिन इसका चरमोत्कर्ष चोल काल में देखने को मिला। इस काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। वस्तुतः चोल इतिहास का सबसे प्रामाणिक साधन
शिलालेख हैं जो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। विजयालय के बाद चोल इतिहास मुख्यतः शिलालेखों से ही ज्ञात होता है। राजराज प्रथम के समय के शिलालेखों में लेडेन, दानपेटी और तंजौर मंदिर के शिलालेख उल्लेखनीय हैं। तो राजेंद्र प्रथम के समय की प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो तिरवलंगडू भी कहते हैं और करंदई दानपत्र हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख राजराज तृतीय के समय का तिरुवंडीपुरम शिलालेख है, इसलिए विकल्प ए सही है। दोनों सही कथन कारण व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आइटम में दो कथन है, कथन 1 और कथन 2। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करना है और इस कोड का प्रयोग करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कथन क्या कहता है कि मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा की विशेषता इसका प्रमुख माध्यम सफेद छींटों वाला लाल बलुआ पत्थर है। दूसरा कथन कहता है कि सफेद धब्बेदार बलुआ पत्थर मथुरा क्षेत्र में स्थानीय रूप से उपलब्ध है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए विकल्प ए बिल्कुल सही है, दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। मौर्योत्तर काल में विकसित हुई मथुरा मूर्तिकला के मूर्तिकारों ने विभिन्न देशी परंपराओं का मिश्रण करके इस कला शैली को जन्म दिया। यह शैली बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण अर्थात हिंदू के 3 धर्मों से संबंधित है। और मथुरा शैली में सीकरी, मध्यकालीन जो फतेहपुर सीकरी है, कि लाल चित्तीदार पत्थर और सफेद चित्तीदार पत्थर का उपयोग किया गया था, जो मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इसलिए कथन 1 और 2 सत्य हैं। मथुरा कला शैली की मूर्तियों में गहरा सामाजिक सरोकार भी दिखाई देता है। इस शैली में कामुकता, श्रृंगार, नृत्य, संगीत, उद्यान क्रीड़ा तथा चित्रांकन सभी भावों का ईमानदारी से चित्रण किया गया है। इसलिए विकल्प ए सही है। दोनों सही कथन हैं, व्याख्या भी करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कहता है मौर्यकाल के शेर की राजधानी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया। गांधार शैली भारतीय और यूनानी शैलियों के मिश्रण से विकसित हुई। इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दरअसल इसमें विकल्प सी है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। पॉलिश शेर की मूर्ति के साथ मौर्य स्तंभ की राजधानी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय कला और यूनानी कला दोनों के तत्वों के मिश्रण से एक नई कला शैली विकसित हुई जो गांधार शैली के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा इसी शैली में बनी है, गांधार शैली में बनी है। अतः कथन 2 भी सही है, इसलिए विकल्प आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मूर्तिकला शैलियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन गांधार कला की प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध का चेहरा ग्रीक देवता अपोलो के समान है और मूर्तियों का परिवेश रोमन टोगा जैसा है। दूसरा कथन कहता है कि गांधार कला शैली की उत्पत्ति एशिया माइनर क्षेत्र के हेलेनिस्टिक कला से हुई थी। तीसरा कथन कहता है मथुरा कला पूर्णतः भारतीय कला है तथा इस शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। चौथा कथन है मथुरा कला शैली यथार्थवादी है जबकि गांधार कला शैली आदर्शवादी है। तो इसका सही इसमें से कौन सा विकल्प गलत है उसका चुनाव करना है। तो देखिए गलत यहाँ पर विकल्प डी है आपका, तो इसलिए डी को हम ऑप्शन के तौर पे अपने उत्तर के तौर पे चुनेंगे। बाकी के तीनों कथन सही हैं। देखिए गांधार कला शैली की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई थी, लेकिन इसकी रचना पद्धति ग्रीक थी। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। मथुरा कला शैली की शुरुआत ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हुई थी। इन दोनों शैलियों में मथुरा कला शैली आदर्शवादी है जबकि गांधार कला शैली यथार्थवादी है। भारतीय कला में उत्कीर्ण बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति मथुरा में मिली थी, इसलिए विकल्प डी ही गलत है, मतलब कि विकल्प के रूप में सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मथुरा कला शैली निम्नलिखित में से किस धर्म से प्रेरित थी। आपके सामने ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। सही कोड का प्रयोग करके आपको विकल्प चुनना है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो देखिए यहां पर ये तीनों से ही संबंधित थी, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। मथुरा कला शैली का विकास आप देखेंगे यमुना के तट पर हुआ था और कुषाण काल की बड़ी संख्या में मूर्तियां मथुरा शैली की हैं। मथुरा में न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध और जैन धर्म भी फला फूला। मथुरा शैली में सीकरी के लाल चित्तीदार पत्थर
या सफेद चित्तीदार पत्थर का प्रयोग किया गया, अतः विकल्प ए सही है। इसलिए आप देखेंगे कि ये तीनों ही जो कि मथुरा कला शैली की किस धर्म से संबंधित है, तो तीनों ही धर्म उसमें आपको दिखाई देंगे, उनका पुट दिखाई देगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, कुषाण काल की मूर्तियों में शरीर की सुंदरता के विपरीत गुप्त काल की मूर्तियों में नग्नता नहीं है। दूसरा कथन, गुप्त काल की मूर्ति कला विशेषकर मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिरूपों पर आधारित थी। तीसरा है, सारनाथ की मूर्तियां गुप्तकालीन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दरअसल इसमें सही विकल्प आपका डी होगा। 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन सही हैं। गुप्त काल की मूर्तियां आप देखें कुषाण काल की पूर्णता को दर्शाती हैं। गुप्त काल के मूर्तिकार कुषाण काल की नग्न कामुकता और प्रारंभिक मध्यकाल की प्रतीकात्मक सूक्ष्मता के बीच एक सुनहरा समन्वय स्थापित करने में सफल रहे। गुप्त काल में शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा आध्यात्मिक सौंदर्य को प्राथमिकता दी जाती थी, अतः कथन 1 सही हुआ। गुप्तकाल की मूर्तिकला अमरावती और मथुरा की प्रारंभिक उत्कृष्ट मूर्तिकला का तार्किक परिणाम है। इसका डिस्क्रिप्शन मथुरा से और लालित्य अमरावती से प्रेरित है, इसलिए आपका कथन दूसरा भी सही है। अगर आप देखें तो गुप्त काल में मथुरा, सारनाथ, अहिक्षत्र, कौशाम्बी, राजगृह और ताम्रलिप्ति आदि मूर्तिकला निर्माण के प्रमुख केंद्र थे, अतः कथन 3 भी आपका सही होता है। इस लिहाज से विकल्प आपका डी होगा। अंत में एक और सवाल आपके लिए है कि प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? यह प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बनी ठनी का संबंध बोधी शैली से है, जयपुर शैली से, कांगड़ा शैली से या किशनगढ़ से? तो इसका सही जवाब है किशनगढ़ शैली से है, जो कि एक राजस्थानी चित्रकला की शैली है। इस पेंटिंग के एक मशहूर चित्रकार हुए जिनका नाम निहाल चंद था। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा भी कहा गया है। बनी ठनी किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा सावंत सिंह की प्रेमिका और एक उच्च सम्मानित कवयित्री थी, इसलिए आपका विकल्प डी सही है। किशनगढ़ शैली से ही बनी ठनी पेंटिंग का संबंध है। अब अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देने के लिए। तो आपके सामने यह प्रश्न है कि कलमकारी पेंटिंग का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है विकल्पों की सहायता से। क्या यह दक्षिण भारत में सूती कपड़े पर हाथ से पेंटिंग से संबंधित है, या उत्तर पूर्व भारत में बांस हस्तशिल्प पर हाथ से बनी पेंटिंग है, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी कपड़े पर ब्लॉक पेंटिंग से संबंधित है, या उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी कपड़े पर हाथ से बनी पेंटिंग से संबंधित है? तो उम्मीद है आज का संदर्भ आपके लिए लाभकारी होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और अपना अभ्यास जारी रखें, क्योंकि अभ्यास ही वो सीढ़ी है जिससे आपको विश्वास हासिल होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।